Okay. क्योंकि हम इस समय फिर से एक महामारी कर रहे हैं। यह पहले की शताब्दियों में भी बहुत आम था। ब्लैक डेथ हमारे क्षेत्र में सबसे अधिक भयभीत था। 1637 में प्लेग पोदेबुल्स में आया। Kam die Pest nach Bodebolz in Gasthof. गेस्ट हाउस में भी प्लेग ने वहां बहुत जोर से हंगामा किया। लगभग पूरा परिवार प्लेग से संक्रमित था। फिर पहले वाले प्लेग के शिकार हो गए। वास्तव में 29 सितंबर को सेंट माइकल दिवस पर जॉर्ज की वर्चविट्स में तहखाने के घर में प्लेग से मृत्यु हो गई। Auf dem Kellerhause zu Wörschwitz an der Pest. Kurz darauf am कुछ ही समय बाद 10 अक्टूबर को जॉर्ज म्यूचे के सौतेले बेटे पोडेबुल्स के ऑगस्टिन ग्रात्सचन की मृत्यु हो जाती है। शायद प्लेग क्योंकि उसके शरीर पर भूरे रंग के धब्बे थे। braune Flecken Post-Olitrum am Leibe gehabt hat. 2 दिन बिस्तर पर पड़े। अगले दिन उन्हें एक गीत के साथ दफनाया गया। गीत और ध्वनि के बिना नहीं, जैसा कि उस समय प्रथागत था, लोबास में चर्चयार्ड में। Also nicht sang- und klanglos, wie es damals üblich war, auf den Gottesacker zu Lobas begraben. Der nächste Tote aus der Familie. परिवार से अगली मौत 5 नवंबर को ग्रात्सचन सौतेली बेटी मारिया म्यूचिन भी अपनी उम्र के 15वें वर्ष में प्लेग से मर जाती है। Im 15. Jahr ihres Alters. अगले दिन लोबास के गिरजाघर में गीत और पद्य के साथ दफनाया गया। Auf dem Kirchhof zu Lobas. Den 15. November sterben zu Abend beide Knaben in Gratschen Haus. 15 नवंबर की शाम को दोनों लड़कों की पोडेबुल्स के ग्रात्सचन हाउस में मौत हो गई। हंस 13 का सौतेला लड़का, म्यूचेन का बेटा, और बाटे ग्रात्सचन का जैविक पुत्र 15 वर्ष और 16 सप्ताह की आयु में। Bartel Gratschen leiblicher Sohn von 15 Jahren und 16 Wochen. प्लेग के दोनों। उन्हें अगले दिन लोबास के गिरजाघर में एक गीत और एक पद के साथ दफनाया गया। Auf dem Kirchhof zu Lobas am folgenden Tage. और अब पादरी ने वर्ष के अंत में जोड़ा। कुल मिलाकर 1637 में 41 मृतक। 41 Verstorbene. पिछले 1636वें वर्ष में प्लेग के कारण 58 लोगों की मृत्यु हुई थी। 58 an der Pest gestorben. Darunter meine jüngste Tochter Magdalena. उनमें से मेरी सबसे छोटी बेटी मगदलीना 14 वर्ष की है। Also, das Jahr zuvor hat schon die Pest in Bodebolz sehr stark gehaust. खैर, पोडेबुल्स में प्लेग से पहले का साल बहुत मजबूत था। आपको कहना होगा कि यह 30 साल के युद्ध के बीच में था। उस समय भाड़े के सैनिक लगातार हमारे क्षेत्र में आते थे। यह लुत्ज़ेन की लड़ाई के बाद का समय था। सबसे पहले स्वीडन प्लेग लाया, तब होलीशेन घुड़सवार यहाँ प्लेग लाया। वैसे जनरल होल्ट ने तब अल्टेनबर्ग शहर पर कब्जा कर लिया और लूट लिया। वो अपने सैनिकों के साथ अल्टेनबर्ग में भी बस गया था, हालांकि वहाँ प्लेग फैल रहा था। भगवान की ओर से सजा के रूप में उसने प्लेग को अनुबंधित किया था। बोहेमिया की ओर बढ़ने के कुछ दिनों बाद अडोल्फ के पास उनकी मृत्यु हो गई थी। Zur damaligen Zeit haben in der Kirchpfort Lobas ungefähr 350 Einwohner gewohnt. उस समय लोबास के पल्ली में लगभग 350 लोग रहते थे। यह कहना होगा कि कभी कभी अन्य जगहों से फार्महैंड और नौकरानियां थीं जो यहाँ अपना काम करती थीं। उस समय एक खेत में किसान की पत्नी, एक फोरमैन, एक छोटा सा फार्महैंड, एक दादी, एक छोटी नौकरानी और लगभग 8 से 12 बच्चे रहते थे। Und dann ungefähr 8 bis 12 Kinder. हालांकि कई बच्चे आमतौर पर 6 साल की उम्र देखने के लिए जीवित नहीं रहते थे। वे ज़्यादातर बचपन की बीमारियों से कम उम्र में बह गए थे। बेशक
जब प्लेग आया तो कई प्रभावित हुए। आपको कहना होगा कि प्लेग के समय यह 30 साल का युद्ध था। यह अकाल था, भूख का संकट, अन्य बीमारियां भी थीं। लोग पहले से ही भूखे और बहुत कमजोर थे। जिस किसी को भी गंभीर बीमारी हो गई है, बुखार और निर्जलीकरण के साथ, निश्चित रूप से एक अच्छी तरह से खिलाए गए किसान की तुलना में जल्द ही मर जाएगा, जिसके पास इसका मुकाबला करने के लिए कुछ था। गरीबों को सबसे ज़्यादा मार पड़ी। मैंने अभी जो पढ़ा था उससे अक्टूबर 1637 में पोदे बुल्स के गेस्ट हाउस में प्लेग फैल गया। बहुत ही कम समय में 4 लोगों की मौत हो गई। दूसरों को शायद प्लेग था, लेकिन इससे बच गया। बड़ी बात है, हमारे पड़ोसी क्षेत्र में वंसडॉर्फ में कौए के उड़ते ही कायना से यह 1 किलोमीटर दूर है। यह अब अल्टेनबर्ग में है, लेकिन यह कायना का हुआ करता था। Da wohnte ein Praktikus unter Medizinbeflissenen namens Adam Degenkolbe und der hatte ein Mittel gegen die Pest entwickelt. दवा दिमाग वाले लोगों के बीच एक चिकित्सक रहता था जिसका नाम एडम डेगेनकोबे था। उन्होंने प्लेग के लिए एक उपाय विकसित किया था। वर्षों के शोध और प्रयोगों में उन्होंने प्लेग के लिए एक महान, प्रभावी उपाय विकसित किया था। उनकी मृत्यु के बाद एक दिन वंसडॉर्फ में एक निष्पक्ष नृत्य हुआ, और जैसा था, कई उत्सुक थे, क्योंकि यह उपाय वंसडॉर्फ और कायना से बहुत दूर बिकता था। डेगेनकोल्ब ने इसके साथ एक अविश्वसनीय राशि अर्जित की थी। किसान के बेटों और फार्महैंड्स ने एडम डेगेनकोबे की सबसे छोटी बेटी को ब्रांडी और ब्राउन बियर पिलाई। Und Braunbier reichlich beköstigt, sodass er dann so die Geisterstunde eine ziemlich lockere Zunge hatte. नतीजतन विचिंग घंटे तक उसकी जीभ काफ़ी ढीली थी और उसने नुस्खा छोड़ दिया। उसने कहा कि वह पूर्णिमा की रात अपने भाई बहनों, पिता और माँ के साथ पड़ोस के चिकन पेन में जाती थी। In die Nachbar-Hühnergehege gegangen ist, die Hühnerkacke dort eingelesen hat. चिकन पूप वहाँ एकत्र किया गया था। फिर इसे विभिन्न जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित किया गया और एक छोटी बोतल में दबाया गया। एक नोट पिन किया गया था, एंटीपेस्टिलेंस। एक लकड़ी के डाट को बंद करने के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह अत्यधिक प्रभावी उपाय पूरी दुनिया में वितरित किया गया था, एक निश्चित शुल्क के लिए, बिल्कुल। यह वास्तव में बहुत प्रभावी था, क्योंकि उसके बाद यहाँ प्लेग से और किसी की मृत्यु का पता नहीं चला। यदि आपने अपने आप को इस पदार्थ के साथ बगल या ग्रोइंग क्षेत्र में लिप्त किया था, तो आप प्लेग से अधिक डूब गए। लेकिन कीट पिस्सू ने अब आपको नहीं काटा था, और आप अब प्लेग बेसिलस से संक्रमित नहीं थे। हर बीमारी के लिए एक जड़ी बूटी है।